गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अपनी जो राजनीति विज्ञान की जो क्लासेस चल रही थी और वो प्रीवियस क्लासों में अपन ने अमेरिका के संविधान को लेकर के जो भी चर्चाएं की थी, उन चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए आज अपन अमेरिका के जो व्यवस्थापिका है उसका जो उच्च सदन है सीनेट, उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि पिछले वाले वीडियो में अपन ने अमेरिका की व्यवस्थापिका के जो निम्न सदन था प्रतिनिधि सभा, उस पर अपन ने चर्चा की थी। उसकी संपूर्ण प्रक्रिया को अपन ने समझने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से इसकी जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है किस प्रकार से संपन्न होती है, किसी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति है वो इसका सदस्य कैसे बन सकता है, प्रतिनिधि सभा की क्या क्या शक्तियां होती हैं। आज वैसी चर्चा अपन सीनेट को लेकर के करेंगे कि सीनेट है उसमें उसका सदस्य बनने के लिए किस प्रकार की योग्यताओं की आवश्यकताएं होती हैं, उसका निर्वाचन किस प्रकार से होता है, उसके सीनेट के जो सदस्य हैं उनका विशेषाधिकार किस प्रकार का है, इसका अधिवेशन कैसे होता है, और इसके बाद प्रतिनिधि सभा और सीनेट की शक्तियों के संदर्भ में अपन तुलना भी करेंगे कि प्रतिनिधि सभा ज्यादा शक्तिशाली है या सीनेट ज्यादा शक्तिशाली है। और उसके बाद अपन ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि सीनेट जो है उसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जाता है, तो उसे शक्तिशाली द्वितीय सदन क्यों कहा जाता है, इसके जो मूल कारण हैं, जो मूल इसकी जो विशेषताएं हैं, उनका अपन जो ब्रिटेन की जो उच्च सदन है लॉर्ड सभा और कॉमन सभा की जब हम चर्चा करते हैं तो वहां का जो उच्च सदन है लॉर्ड सभा, उसके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे और वहां अपन ये देखने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटेन के उच्च सदन से अमेरिका का जो उच्च सदन है वो किस प्रकार से शक्तिशाली है। तो आज अपन शुरुआत करते हैं अमेरिका के संविधान को आगे बढ़ाते हुए। अमेरिका का संविधान, और अमेरिका के संविधान में अपन पढ़ रहे थे कांग्रेस को। कांग्रेस वहां की व्यवस्थापिका का नाम है और मैंने आपको बताया था इसके दो सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। इसको अपन निम्न सदन और उच्च सदन के रूप में भी रख सकते हैं। ये इसका उच्च सदन है और ये इसका निम्न सदन है। वहां अपन ने पहले वाले वीडियो में अपन ने कंपैरिजन किया था, दोनों को मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया था कि प्रतिनिधि सभा निम्न सदन है अर्थात इसमें जनता का प्रतिनिधित्व होता है। सीनेट उच्च सदन है, एक स्थायी सदन है जिसका कभी कोई विघटन नहीं होता है। यहां इसके जो सदस्य हैं ये भी, इनका चुनाव भी जो है, जो प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य चुने जाते हैं ठीक उसी प्रकार से होता है। लेकिन यहां इस सीनेट में राज्यों का प्रतिनिधित्व है। ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यों का। और ये जो है ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? जनता का। बहुत ही सामान्य चीजें, बहुत ही कॉमन चीजें हैं। अगर आप इनकी एक साथ दोनों की तुलना करते हैं, दोनों को देखने का प्रयास करते हैं तो आप आसानी के साथ इनको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, आज अपन सीनेट की चर्चा करते हैं। तो मैं यहां प्रतिनिधि सभा वाला जो हिस्सा है उसको मिटा देता हूं। जब अपन सीनेट की चर्चा करते हैं, उच्च सदन को देख रहे हैं, तो सीनेट में सबसे पहले उसकी रचना, निर्माण, यानी उसकी रचना, उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो अपन ने देखा था कि सीनेट जो है, यहां सबसे पहले अपन को यह देखना पड़ेगा कि सीनेट को उच्च सदन कहा जाता है और इसमें जो प्रतिनिधित्व होता है वो किसका होता है। तो प्रतिनिधित्व, यहां जो सीनेट का जो रचना है इसमें अपन इसको प्रतिनिधित्व को देखने की कोशिश करेंगे कि यहां सीनेट में जो प्रतिनिधित्व दिया गया है वो प्रतिनिधित्व है राज्यों का प्रतिनिधित्व है। यानी कि सीनेट में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। अब ये जो राज्यों को जो प्रतिनिधित्व दिया गया है इसका आधार क्या है? तो यहां अमेरिका के अंदर सीनेट में जो राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये प्रतिनिधित्व दिया गया है समानता के सिद्धांत के आधार पर,
अब देखिए यहां समानता के सिद्धांत का क्या तात्पर्य है, यानी कि अमेरिका के उच्च सदन सीनेट में जो राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, यह प्रतिनिधित्व समानता के सिद्धांत के आधार पर, अर्थात जितने भी राज्य हैं उनको समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, चाहे राज्य छोटा हो या बड़ा हो, सीनेट में उनका प्रतिनिधित्व समान रहेगा। और यह प्रतिनिधित्व जो दिया गया है, यह प्रत्येक राज्य को 2 प्रतिनिधि, कितने प्रतिनिधि, 2 प्रतिनिधि सीनेट में भेजने का अधिकार दिया गया है। यहां अपन जब राज्यों की चर्चा करते हैं तो अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, 50 राज्य हैं। एक राज्य को कितना सदस्य जो है, कितने सदस्य भेजने का अधिकार है, 2, तो 50 × 2 = 100, यानी सीनेट की कुल सदस्य संख्या कितनी है, 100, कुल सदस्य संख्या, यानी सीनेट की कुल सदस्य संख्या सीनेट है। तो यहां आप रचना को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सीनेट की जो रचना है, इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, अर्थात सीनेट जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। और इन राज्यों को जो प्रतिनिधित्व दिया गया है, यह प्रतिनिधित्व समानता के सिद्धांत के आधार पर दिया गया है, अर्थात राज्य छोटा हो या बड़ा हो, सभी राज्य सीनेट में समान प्रतिनिधि भेजने का अधिकार रखते हैं। और यहां प्रत्येक सदस्य को, राज्य को 2 सदस्य भेजने का अधिकार दिया गया है। अमेरिका में वर्तमान में कुल 50 राज्य हैं, तो सदस्य 2 भेजेगा तो 50 × 2 = कुल 100 सदस्य। तो यह पहला हो गया इसकी रचना को लेकर के। दूसरा अपन जब इसको देखते हैं तो दूसरा अपन देखते हैं इसके निर्वाचन को लेकर के। निर्वाचन, तो सीनेट के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो किस प्रकार से होता है। तो यहां देखिए, ये जो निर्वाचन है सीनेट में, ये प्रत्यक्ष विधि, यानी इनका निर्वाचन जो होगा वो प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, अर्थात जिस प्रकार प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का चुनाव जो मतदाता करते हैं, वही मतदाता सीनेट के सदस्यों का चुनाव करेंगे। अब ये प्रत्यक्ष विधि जो है वो अमेरिका में 70वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको बनाया गया है। यानी प्रत्यक्ष विधि 70वें संविधान संशोधन के द्वारा सीनेट के सदस्यों का चुनाव किस विधि से होगा, किस रीति से होगा, प्रत्यक्ष विधि से। अर्थात प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को जो मतदाता चुनते हैं, वही मतदाता किनका चुनाव करेंगे, सीनेट के सदस्यों का चुनाव करेंगे। दूसरा एक सवाल और आता है कि अगर सीनेट के सदस्य का स्थान खाली हो जाए तो ऐसी स्थिति में वहां सीनेट के सदस्य के लिए जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया होगी, वो प्रक्रिया उस राज्य का गवर्नर करेगा। गवर्नर अर्थात राज्यपाल जो है वही इस चीज को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो यह अधिकार जो है उस राज्य का राज्यपाल को दिया गया है कि कोई भी स्थान खाली हो गया तो उसके लिए उसकी जो व्यवस्था है, उसको भरने के लिए जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, वो वहां का राज्यपाल अर्थात गवर्नर करेगा। तो ये हो गया इसका निर्वाचन। दूसरा देखते हैं अपन इसके अगला पॉइंट, वो आता है अवधि को लेकर के, कार्यकाल की जो चर्चा करते हैं उसको लेकर के। तो तीसरा पॉइंट लिखिए, अवधि। अब देखिए, अवधि जो होती है, सीनेट है एक स्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। सीनेट अर्थात उच्च सदन जो है अमेरिका का, वह एक स्थायी सदन है, उसका कभी विघटन नहीं होता है। राष्ट्रपति आते रहते हैं, जाते रहते हैं। प्रतिनिधि सभा जो है वो भी 2 वर्ष के बाद समाप्त हो जाती है, नई प्रतिनिधि सभा का चुनाव होता है, लेकिन सीनेट का कभी विघटन नहीं होता है। तो सीनेट का विघटन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, उसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल देखा जाएगा। तो सीनेट के सदस्य हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। कितना होता है, 6 वर्ष होता है। 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद
सेवा निवृत्त हो जाते हैं। यानी कि सदस्य का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष का है। 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और ये जो सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। बहुत ही सिंपल है। अवधि 6 वर्ष, सीनेट की नहीं है, सीनेट एक स्थायी सदन है। ये जो अवधि है ये किसकी है? सदस्यों की। यानी सीनेट सदस्य की अवधि 6 वर्ष है। 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अवकाश प्राप्त हो जाते हैं। उसके स्थान पे नए सदस्यों को चुन लिया जाता है। तो ये हो गई इसकी अवधि। अब अपन आगे की जो प्रक्रिया देखते हैं कि आगे इसमें जो योग्यता है, सीनेट का कोई भी व्यक्ति जो है वो सीनेट का सदस्य किस प्रकार बन सकता है, उसके लिए निर्धारित योग्यताएं क्या है। तो पहले आप एक बार इनको रिवीजन कर लीजिए या आप अपनी जो नोटबुक है उसमें आप इसको लिख लीजिए। मैं आपको इनको एक बार पुनः बता देता हूं कि सबसे पहले अपन ने देखा था सीनेट। अपना आज का टॉपिक जो है वो है सीनेट है। कांग्रेस का द्वितीय सदन है, उच्च सदन है, उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो यहां सीनेट को जो अपन पढ़ रहे हैं तो यहां मैंने आपको बताया था कि सीनेट एक स्थायी सदन के तौर पे देखा जाता है, अर्थात इसका कभी विघटन नहीं होता है। इसकी जो रचना है, सीनेट की जो रचना है ये किस प्रकार से होती है? तो सीनेट है ये बेसिकली जो प्रतिनिधित्व करता है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और राज्यों को समानता के सिद्धांत के आधार पे इनमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। अर्थात राज्य छोटा हो या बड़ा हो, सीनेट के अंदर उसे 2 सदस्य भेजने का अधिकार दिया गया है। अमेरिका में वर्तमान में 50 राज्य हैं। इस प्रकार अगर एक राज्य 2 सदस्य भेजेगा तो 50 राज्य बराबर 2 करेंगे तो कुल कितने हो जाएंगे? 100 सदस्य। तो सीनेट की कुल सदस्य संख्या एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो यहां कुल सदस्य संख्या कितनी है? 100 सदस्य हैं। इसके बाद अपन ने देखा था इसके निर्वाचन को लेकर के कि सीनेट के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो पहले का जो निर्वाचन था वह अप्रत्यक्ष होता था, लेकिन यह 17वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें जो संशोधन किया गया है अब इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि के आधार पर होता है। अर्थात जो सदस्य, जो मतदाता हैं, जो प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं वही मतदाता सीनेट के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन करते हैं। तो ये उनकी चुनने की विधि हो गई। अब उनके कार्यकाल को लेकर के तो सीनेट तो एक स्थायी सदन है, इसका कभी कोई विघटन नहीं होता है, लेकिन इसके जो सदस्य हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनके स्थान पर नए सदस्यों को चुन लिया जाता है। तो ये था। अब अपन देखते हैं इसकी योग्यता को। तो मैं इनको मिटा देता हूं। अब अपन चर्चा करते हैं सीनेट के जो सदस्य हैं उनकी योग्यता कि उनकी निर्धारित योग्यता क्या है, अर्थात कोई व्यक्ति सीनेट का सदस्य कैसे बन सकता है। तो अपन ने जब प्रतिनिधि सभा का अध्ययन किया था उस समय मैंने आपको बताया था कि प्रतिनिधि सभा जो थी उसका सदस्य बनने के लिए जो आयु थी वो थी 25 वर्ष। कितनी थी प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने के लिए? 25 वर्ष। जबकि ये तो है प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने की। और जब अपन सीनेट की चर्चा करते हैं तो सीनेट का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? 30 वर्ष। देखिए अब साथ साथ आप तुलना कर सकते हैं, दोनों में अंतर कर सकते हैं कि प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु थी, जबकि सीनेट का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी है? 30 वर्ष। अब अपन उसकी दूसरी चर्चा करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अमेरिका के अंदर कम से कम प्रतिनिधि सभा वाले भाग में अपन लिखेंगे 7 वर्ष की अवधि दी थी, लेकिन यहां सीनेट का सदस्य बनने के लिए उसे कम से कम कितने वर्ष तक अमेरिका के अंदर निवास करना होगा? 9 वर्ष के लिए। यानी 9 वर्ष के लिए वह यूएसए के अंदर निवास किया हो तभी वह सीनेट का सदस्य बन सकता है। यह इसकी दूसरी योग्यता थी। तीसरी योग्यता थी कि कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधि सभा की अपन चर्चा करें तो कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधि सभा का अगर सदस्य बन रहा है तो
उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। तो यानी राज्य, उस राज्य का मूल निवासी आ जाएगा यहां पे, उस राज्य का निवासी जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। और यही चीज सीनेट के लिए है, उस राज्य का निवासी जहां से चुना जा रहा है। तो ये दोनों में कॉमन है। आयु 25 वर्ष है प्रतिनिधि सभा के सदस्य बनने के लिए, सीनेट का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है। कम से कम अमेरिका के अंदर 7 वर्ष तक निवास किया हो, यह प्रतिनिधि सभा वाले हिस्से में, और सीनेट के लिए कम से कम 9 वर्ष तक अमेरिका के अंदर निवास किया हो। इसके अलावा उस राज्य का निवासी, ये जो शर्त है, ये दोनों में क्या है, समान है। इसके बाद अपन ने देखा था विशेषाधिकार। विशेषाधिकार, तो यहां आपने विशेषाधिकार में आपने जो प्रतिनिधि सभा में देखा था, मैंने बताया था कि प्रतिनिधि सभा का कोई भी सदस्य बनता है तो अधिवेशन के दौरान उसे दीवानी मामले में किसी प्रकार से कोई गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो यानी कि यहां सीनेट के लिए भी यही चीज लागू होती है। वह सीनेट के अंदर जो अपना भाषण देता है, उसके भाषण के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो यह विशेषाधिकार जो है, सदस्य बनने के बाद जो दीवानी मामले हैं उनमें जो उनको जो प्रावधान दिए गए हैं वो दोनों में समान है। तो विशेषाधिकार वाले हिस्से में प्रतिनिधि सभा के अंदर आपने जो देखा था, जो पढ़ाया था मैंने, वही इसके अंदर आएगा। अब अपन चर्चा करते हैं अधिवेशन की। तो अधिवेशन की अपन ने चर्चा जो प्रतिनिधि सभा में की थी, मैंने आपको बताया था कि अधिवेशन जो होता है वो दोनों सदनों का एक साथ प्रारंभ होता है, और उसका जो स्थगन होता है वो भी दोनों सदन मिलकर के क्या करते हैं, तय करते हैं कि अधिवेशन को कब इसको स्थगित किया जाएगा। और अगर दोनों सदन स्थगन को लेकर के एक मत नहीं है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ये तय करता है कि अधिवेशन को कब स्थगित किया जाएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि यहां जो इसका जो अधिवेशन है, इस अधिवेशन को 20वें संविधान संशोधन के द्वारा ये 3 जनवरी को प्रारंभ होता है। 3 जनवरी को दोपहर के बाद, यानी एक तारीख तय की गई, एक समय तय किया गया है कि उस तारीख को कितने बजे ये आरंभ होगा। तो यहां 20वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 जनवरी को अधिवेशन प्रारंभ होता है और दोपहर के बाद होता है। तो यहां से ये कंटिन्यूस जारी रहता है। दोनों सदनों का अधिवेशन जो होता है वो साथ साथ चलता रहता है, और दोनों सदन मिलकर के ही स्थगन के लिए एक राय बनाते हैं। और अगर एक राय नहीं होती है दोनों की, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो होता है वह अधिवेशन को स्थगित करने का जो प्रस्ताव है वो देता है या उसको तय करता है। तो इस प्रकार इसके अधिवेशन की चर्चा हो गई। अब अपन इसकी देखते हैं गणपूर्ति। गणपूर्ति, तो गणपूर्ति में कुल सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत, बस ये इस गणपूर्ति हो जाएगी। और इसके बाद यहां सीनेट जो है, सीनेट का सभापति कौन होगा? सीनेट का जो सभापति होगा वो होगा उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होता है अमेरिका में सीनेट का सभापति होता है, और यहां सीनेट को एक अपना सामयिक अध्यक्ष चुनने का भी अधिकार होता है। वह एक अपना सामयिक अध्यक्ष भी चुनती है जो उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सीनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि सीनेट के अंदर एक सामयिक सभापति भी होता है, या उसको अपन अध्यक्ष भी कह सकते हैं। ये इसका जो चुनाव है, उसको चुनने की जो प्रक्रिया है वो सीनेट के सदस्य मिलकर के करते हैं। और इसका जो बेसिकली जो कार्य होता है, ये अपने दल के नेता के रूप में कार्य करता है सीनेट के अंदर। और दूसरी चीज, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सीनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो इस प्रकार ये तो सीनेट की एक सामान्य प्रक्रिया है। सामान्य प्रक्रिया को अपन ने देखा, इसकी सदस्य बनने की योग्यता, सदस्यों के विशेषाधिकार, अधिवेशन, गणपूर्ति और उसका सभापति। इससे पहले मैंने
आपको बताया सीनेट की संरचना जो थी, उसकी रचना किस प्रकार से होती है, उसका निर्वाचन किस प्रकार से होता है, उन चीजों को अपन ने पहले देखा था। अब अपन देखते हैं सीनेट की शक्तियां। और सीनेट की शक्तियों के साथ ही आप प्रतिनिधि सभा के साथ इसकी जो तुलना है वो भी आप कर सकते हैं। तो यहां सीनेट की शक्तियां, सीनेट की शक्तियों को अपन देखते हैं कि सीनेट के पास किस किस प्रकार की शक्ति है। जब आपने प्रतिनिधि सभा के बारे में पढ़ा था तो वहां पर अपन ने व्यवस्थापन संबंधी जो शक्तियां देखी थी, विधायी शक्तियां, यहां पहली शक्ति वही आती है, विधायी शक्तियां। सीनेट के पास विधायी शक्तियां क्या है। दूसरी अपन देख सकते हैं वित्तीय शक्तियां, ये देख सकते हैं। इसके अलावा कार्यपालिका शक्ति, न्यायपालिका शक्ति, कार्यपालिका, संबंधी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, यानी कुल मिलाकर के आप यहां देख सकते हैं, निर्वाचन को लेकर के भी देख सकते हैं। एक और दे देता है यहां पे अपन, निर्वाचन से संबंधित शक्ति, यही आपने प्रतिनिधि सभा में भी देखा था। तो जब अपन विधायी शक्तियों की जब अपन चर्चा करते हैं तो विधायी शक्तियों में मैंने आपको बताया था, इसको अपन जो वित्तीय शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में तो अपन उसको वित्त विधेयक के संदर्भ में देखेंगे, लेकिन यहां जो है वो अपन साधारण विधेयकों को लेकर के चर्चा करेंगे। साधारण विधेयकों का जो प्रस्तुतिकरण है वो प्रतिनिधि सभा में भी हो सकता है और सीनेट में भी हो सकता है, और दोनों जो है उनका जो मत है, दोनों का जो समर्थन है वो मिलना चाहिए। अगर दोनों उसमें एक मत एक राय नहीं होते हैं तो साधारण विधेयक है वो पारित नहीं कर सकती कांग्रेस। यानी किसी विधेयक को पारित करने के लिए दोनों की सहमति का होना जरूरी था। इस प्रकार विधायी जो शक्तियां हैं उनके अंदर अपन जो विधेयकों को लेकर के अपन जब चर्चा करते हैं तो यहां अपन देख सकते हैं कि सीनेट जो है वो प्रतिनिधि सभा के समान ही शक्तियां रखती है, अर्थात साधारण विधेयक जो है वो दोनों सदनों में रखे जा सकते हैं और दोनों की सहमति आवश्यक है। अगर सहमति नहीं प्रकट होती है तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस जो है वह विधेयक को पारित नहीं कर सकती। और वित्त विधेयक को अपन देखा था तो वित्त विधेयक जो होता है वो केवल और केवल उसका जो प्रस्तुतिकरण जो होता है वो प्रतिनिधि सभा में होता है, लेकिन सीनेट जो है वो वित्त विधेयक की जो प्रारंभिक जो धाराएं हैं उनको छोड़ करके वित्त विधेयक में बड़ा बदलाव कर सकती है। यह शक्ति है सीनेट के पास कि वह प्रतिनिधि सभा के द्वारा जो जिस विधेयक का प्रस्तुतिकरण किया गया है उसकी जो प्रारंभिक जो धाराएं हैं उनको छोड़कर, प्रारंभिक धाराओं को छोड़ करके बाकी जो उसमें है उसमें बड़ा बदलाव कर सकती है। तो इस प्रकार इसकी वित्तीय शक्तियों के क्षेत्र में देख सकते हैं। कार्यपालिका शक्तियों के संदर्भ में मैंने बताया था आपको, पहले भी अपने चर्चा की थी कि राष्ट्रपति जो है वह जो भी नियुक्तियां करता है, नियुक्तियों के लिए या संधियों के लिए जो विदेशी राष्ट्रों के साथ की जाती है, विदेशों के साथ की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, चाहे वो संधि हो या नियुक्ति हो, इन दोनों में सीनेट का पुष्टिकरण होना चाहिए। अगर सीनेट उनका पुष्टिकरण नहीं करती है, अनुसमर्थन नहीं करती है, तो वह चीज जो है लागू नहीं हो सकती। इसका एक उदाहरण भी आता है कि राष्ट्रपति ने जो वार्साई की जो संधि थी, राष्ट्रपति विल्सन ने जो की थी 1919 में, वह सीनेट का अनुसमर्थन न मिलने के कारण अमेरिका जो था वो राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बन सका था। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण आते हैं। इसके अलावा अपन न्यायिक शक्तियों को देखते हैं तो न्यायिक शक्तियों में अपन ने देखा था महाभियोग को लेकर के, महाभियोग, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, आप साथ साथ नोट करते रहे इनको। अपन ने जब राष्ट्रपति भी जो महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ
हुई थी उसमें अपन ने देखा था महाभियोग जो है वो प्रतिनिधि सभा के द्वारा लाया जाता है, लेकिन सीनेट जो है वो उसकी जांच करती है और उस समय सीनेट की अध्यक्षता जो की जाती है वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। तो अपन यहां न्यायिक शक्तियों में मान सकते हैं कि न्यायिक शक्तियों में यह महाभियोग की जांच करती है, जांच करती है, महाभियोग की जांच करती है, तो ये इसकी शक्ति है। इसके अलावा अपन निर्वाचन से संबंधित शक्तियां देखते हैं तो प्रतिनिधि सभा के संदर्भ में अपन ने देखा था कि जब राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया चलती है या प्रारंभ होती है, ऐसी स्थिति में अगर स्पष्ट बहुमत ना मिले तो प्रतिनिधि सभा जो है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। और ऐसे उदाहरण भी आए थे अपने सामने, एक 1801 का और एक 1825 का। इन दो स्थितियों के अंदर प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति का निर्वाचन किया था जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। तो ऐसी स्थिति में जो सीनेट है उसके पास निर्वाचन से संबंधित किस प्रकार की शक्तियां हैं, तो सीनेट के संदर्भ में आता है अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो जो दो उम्मीदवार हैं, ऊपर के दो उम्मीदवार हैं, प्रथम दो उम्मीदवार हैं, उनमें से किसी एक का चुनाव जो है वो सीनेट करती है। तो यहां अपन लिख सकते हैं उपराष्ट्रपति के संदर्भ में इस प्रकार की शक्ति जो है वो सीनेट के पास दिखाई देती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की शक्ति जो थी वो प्रतिनिधि सभा के पास दिखाई दी, लेकिन उपराष्ट्रपति के संदर्भ में अगर स्पष्ट बहुमत ना मिले तो प्रथम जो दो व्यक्ति हैं उनमें से किसी एक का चुनाव जो है वो सीनेट करती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो। इसके अलावा जो है निर्वाचन से संबंधित शक्तियों में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों के मतों की गिनती जो है वो भी सीनेट के द्वारा की जाती है। तो ये इसकी निर्वाचन संबंधी शक्ति होगी। अब अपन यहां थोड़ी सी तुलना कर लेते हैं कि प्रतिनिधि सभा और सीनेट जो हैं उनमें किस प्रकार की शक्तियां हैं, ज्यादा सीनेट के पास हैं या प्रतिनिधि सभा के पास है। तो यहां आपने पहले प्रतिनिधि सभा को पढ़ा था और अब सीनेट को आपने पढ़ा है, तो आप बेसिकली इस चीज को भली भांति अंतर कर सकते हैं कि प्रतिनिधि सभा के मुकाबले या उसकी बजाय सीनेट ज्यादा शक्तिशाली दिखाई देती है। तो ऐसे कौन से मुख्य कारण है जिसके आधार पर अपन ये तय कर सकते हैं कि सीनेट प्रतिनिधि सभा की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली दिखाई देती है। तो अपन अब हल्की सी चर्चा उस पर भी कर लेते हैं। यानी प्रतिनिधि सभा से तुलना जब अपन करते हैं तो प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के बारे में भी सवाल आता है। प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के कोई कारण लिखिए। तो यहां देखिए कि सीनेट ज्यादा पावरफुल कैसे है। तो यहां इसका अपन पहला पॉइंट ले सकते हैं कि इस अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे, यानी संविधान निर्माताओं की इच्छा थी, संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि सीनेट को ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाए, क्योंकि अगर उनकी इच्छा नहीं होती तो दुनिया के अंदर और भी द्वितीय सदन हैं जो इतने शक्तिशाली नहीं है। सीनेट ही क्यों है? क्योंकि बेसिकली संविधान निर्माता सीनेट को शक्तिशाली बनाना चाहते थे, इसलिए संविधान में इस प्रकार का प्रोविजन उन्होंने किया था। तो पहला सीनेट की तुलना प्रतिनिधि सभा के साथ करते हैं तो यहां संविधान निर्माताओं की यह इच्छा थी कि सीनेट जो है वो ज्यादा शक्तिशाली हो। इसके अलावा प्रतिनिधि सभा से सीनेट कैसे शक्तिशाली है उसका दूसरा पॉइंट भी देखते हैं। जब अपन इसके दूसरे पॉइंट की चर्चा करते हैं तो एक लघु आकार आता है, और लघु आकार के आधार पर अपन देखते हैं सीनेट की सदस्य संख्या कितनी है, 100 है, और प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या कितनी है, 435 है। तो किसी एक विषय पे सभी सदस्यों की एक राय बनानी है तो जितने कम सदस्य होंगे उनमें आसानी के साथ एक राय बनाई जा सकती है, और जितने ज्यादा सदस्य होंगे उनमें एक राय बनाने में उतनी ज्यादा कठिनाई आती है। तो यहाँ प्रतिनिधि सभा में ज्यादा सदस्य होने के कारण एक राय जो होती है वो इतनी आसानी से नहीं बनती है, जबकि सीनेट का एक लघु आकार है जिसमें ये सदस्य जो हैं वो एक मत एक राय हो जाते हैं। तो ये भी इसका एक आकार है। एक इसकी कार्यकाल को भी लेकर के देख सकते हैं अपन, लंबा कार्यकाल है। इसका कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष है सीनेट के, और प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल कितना है, 2 वर्ष है।
तो वो तो 2 वर्ष के लिए कार्य करती है और ये 6 वर्ष के लिए, यानी 3 गुने ज्यादा समय के लिए। तो ऐसी स्थिति में यहां इसकी शक्तियां हैं वो ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं कि ये ज्यादा एक सिक्योर तौर पे कार्य करती है। तो इस प्रकार देख सकते हैं। और इसके अलावा भी अपन इसकी तुलना है वो उसके साथ कर सकते हैं कि संविधान संशोधन की जब अपन चर्चा करते हैं तो संविधान के संशोधन के संदर्भ में भी अपन देख सकते हैं, या अपन इसको ये देखें कि यहां निर्वाचन की अपन चर्चा कर लेते हैं। तो निर्वाचन की चर्चा करते हैं तो प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं उनका निर्वाचन भी प्रत्यक्ष होता है, और सीनेट के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन भी कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है। तो इस प्रकार से भी जो सीनेट है वो प्रतिनिधि सभा है उसके समकक्ष दिखाई देती है। और इसके अलावा इसकी कुछ विशिष्ट शक्तियां आ जाती हैं, और विशिष्ट शक्तियां मैंने आपको बताई हैं जो राष्ट्रपति के संदर्भ में देखते हैं। विशिष्ट शक्तियां कि राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्ति कोई भी संधि है वो तब तक वैध नहीं मानी जाती जब तक सीनेट उसका पुष्टिकरण नहीं कर दे। तो ये उसकी विशिष्ट शक्ति होगी। तो ये शक्तियों को आधार पे आप इनका कंपैरिजन है वो प्रतिनिधि सभा के साथ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सीनेट के मुकाबले प्रतिनिधि सभा जो है वो कमजोर दिखाई देती है। अब एक अंतिम बात कि सीनेट है उसको दुनिया का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन क्यों कहा जाता है, यानी शक्तिशाली। तो यहां इसकी जो तुलना जो होती है, सीनेट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली सदन क्यों कहा जाता है, तो इसकी तुलना बेसिकली ब्रिटेन की लॉर्ड सभा के साथ होती है। ब्रिटेन की लॉर्ड जो सभा है उसके साथ होती है, क्योंकि ब्रिटेन की लॉर्ड सभा वहां द्वितीय सदन के रूप में उसका प्रतिनिधित्व करती है। तो यहां लॉर्ड सभा के साथ जब इसकी तुलना की जाती है तो यहां देखा जाता है व्यवस्थापन संबंधी शक्ति। तो व्यवस्थापन संबंधी जो शक्ति थी उनमें भी अपन ने देखा था कि सीनेट है वो साधारण विधेयक के प्रस्तुतिकरण जो है वो दोनों सदनों में, प्रतिनिधि सभा में भी हो सकता है, सीनेट में भी हो सकता है। ऐसा ही ब्रिटेन के अंदर है, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा में साधारण विधेयक का प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। लेकिन विधेयक तब तक पारित नहीं माना जाता जब तक सीनेट भी अपना उस पर मत स्थापित नहीं कर देती। लेकिन यहां ब्रिटेन के अंदर क्या है, ब्रिटेन में जो लॉर्ड सभा है ये साधारण विधेयक में 1 माह का विलंब कर सकती है, यानी 1 माह का विलंब कर सकती है, उसे रोक सकती है, विलंब कर सकती है, उसे रोक सकती है। और सम्राट की स्वीकृति मिलने के बाद वह विधेयक जो कानून बन जाता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका का जो द्वितीय सदन है वो लॉर्ड सभा यानी ब्रिटेन की लॉर्ड सभा की तरह नहीं है कि वो किसी विधेयक को केवल रोक सकता है कुछ समय के लिए, वह उसको रोक सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है, और जब तक अपनी सहमति नहीं दी जाएगी तब तक अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है कांग्रेस उसे पारित नहीं कर सकती। तो व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों में आ गई। इसके अलावा अपन वित्तीय शक्तियों को भी देख लेते हैं, और वित्तीय शक्तियों के अंदर आता है वित्त विधेयक, इसमें आता है वित्त विधेयक। और वित्त विधेयक जो होता है वह प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया जाता है अमेरिका के अंदर, ब्रिटेन के अंदर वह कॉमन सभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहां इस प्रकार इसके प्रस्तुतिकरण को लेकर के अमेरिका का उच्च सदन और ब्रिटेन का उच्च सदन दोनों समान है। और अमेरिका के उच्च सदन की जब चर्चा करें तो यहां देखा जाता है कि अमेरिका का जो सीनेट है वह वित्त विधेयक की प्रारंभिक धाराओं को छोड़ करके उसमें बहुत बड़ा बदलाव कर सकती है। लेकिन अमेरिका की लॉर्ड सभा, ब्रिटेन की जो लॉर्ड सभा है वह वित्त विधेयक के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई प्रावधान उसमें नहीं कर सकती। वही विलंब जो है वो 1 माह के लिए अपन को जो दिखाई देता है वही कर सकती है, बस। तो इस प्रकार वित्तीय शक्तियों में भी अमेरिका का जो सीनेट है द्वितीय सदन है वो पावरफुल है ब्रिटेन की लॉर्ड सभा की तुलना में, और व्यवस्थापन शक्तियों के आधार पर भी देखें तो भी पावरफुल है। इसके अलावा संशोधन को लेकर के भी देख सकते हैं। संविधान के संशोधन की जब चर्चा की जाती है तो संशोधन के अंदर भी सीनेट है वो प्रतिनिधि सभा के समान अधिकार रखती है, अर्थात संशोधन से संबंधित जो विधेयक हैं वो दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ब्रिटेन में भी ऐसा ही है। लेकिन यहां सीनेट की जब तक स्वीकृति नहीं होती है तब तक जो व्यवस्थापिका कांग्रेस है वो उसको प्रस्तुत पारित नहीं कर सकती। लेकिन वहां वो जो है वो केवल उसे रोक सकती है, वो उसके संदर्भ में कोई विशेष शक्तियां नहीं रखती है। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं उनको आप
तुलना कर सकते हैं। उसके आधार पे सीनेट है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सदन के रूप में उभर रहा है और निरंतर उसकी शक्तियां हैं वो हमें बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। एग्जाम में ये सवाल पूछा भी जाता है। आगे अपन अमेरिका के संविधान की जो न्यायपालिका है उसको लेकर के चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज और थी जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो है फिलिबस्टर प्रणाली। ये होती है सीनेट के सदस्य जो हैं उनकी बोलने की आबाद स्वतंत्रता, अर्थात असीमित समय तक सीनेट के जो सदस्य हैं वो सदन के अंदर बोल सकते हैं, उन्हें रोका नहीं जाता। यानी इसका सीधा सा अर्थ होता है बेलगाम। तो यहां बोलने की जो स्वतंत्रता है, ऐसी प्रथा जो वहां प्रचलित है अमेरिका के अंदर, उसे फिलिबस्टर कहा जाता है। बाकी की चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।